Hello friends, welcome back to our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे। आज मैंने लिया है आपके लिए चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। आइए करते हैं इससे रिलेटेड MCQs। MCQ नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर। इसमें पूछा गया है कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उन्हें दिया गया है और उनमें से पूछा गया कि कौन सी मेटल की है और कौन सी नहीं है। देखिए पॉइंट 1 है शाइनिंग सरफेस। मेटल में शाइनिंग सरफेस होता है। बी मैलिएबल होता है मेटल। सी डक्टाइल होता है और डी ब्रिटल होता है। ये चार हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। इनमें से कौन सा है, पहले हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हम आसानी से फिर क्लियर कर पाएंगे कि ऑप्शन कौन कौन से राइट है। नंबर 1 है फ्रेंड शाइनिंग सरफेस। देखिए जो मेटल होता है, अगर हम कोई बिल्कुल न्यू वायर को कट करें, मेटालिक वायर को, तो वो काफी चमकदार होता है। ठीक, तो क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं अगर उनके ऊपर कोई भी रस्टिंग नहीं हुई है तो वो सभी बिल्कुल कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, जैसे कि आप स्टील के यूटेंसिल्स देख सकते हो। ठीक है। दूसरा है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि हम उनको क्या कर सके, बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सके। ओके। तीसरा पॉइंट है हमारा डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि उन्हें हम बिल्कुल एक वायर में कन्वर्ट कर सके। जैसे मोस्ट मैलिएबल मेटल हमारा क्या होता है, मोस्ट मैलिएबल मेटल हमारा होता है सिल्वर। ठीक है। और दूसरा है डक्टाइल, मतलब वायर में कन्वर्ट कर सकना। यहां पर 2 ग्राम गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो गोल्ड है मोस्ट डक्टाइल होता है क्योंकि हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड है ब्रिटलनेस। ब्रिटल होने का मीनिंग ये होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि ब्रिटल है और उसमें हम हल्का सा हैमर करें और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बिखर जाए। ठीक, जैसे सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के जो बड़े क्यूब होते हैं अगर उन्हें हम क्या करें, हिट करें, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो सारे मेटल में क्या ये प्रॉपर्टी होती है, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। ये है शाइनी सरफेस, राइट है, ये मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है, वो चमकदार तो होता है। दूसरा मैलिएबल भी होता है क्योंकि हमने सिल्वर का एग्जांपल लिया, डक्टाइल हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया, लेकिन ब्रिटल नहीं होता। कोई भी मेटल ब्रिटल नहीं होता। तो ऑप्शन कौन कौन सा राइट हो गया हमारा, ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल बेस्ट है, तो यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द अरेंजमेंट ऑफ कॉपर, टिन, लेड एंड मर्क्यूरी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज इज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, हम क्या करते हैं, जो मेटल्स हैं उनको हम एक मैनर में अरेंज कर देते हैं और वो मैनर होता किसके अकॉर्डिंग है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कि वो रिएक्शन कैसे करते हैं। जैसे ये मैंने एक्टिविटी सीरीज यहां पे लिख दिया है। सबसे टॉप पे कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन से, हमारा पोटेशियम है, फिर सोडियम है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है हमारा, गोल्ड है और सिल्वर है। सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गए। तो यहां पर सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, हमारा जो है पोटेशियम और सोडियम। ठीक, काफी सॉफ्ट मेटल भी होता है, इसको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है और इतना रिएक्टिव है कि ये सिंपल वाटर से रिएक्ट करता है, या हम इसको ओपन ऐसे कहीं रख दें तो ही रिएक्शन करने लगता है। वाटर की थोड़ा टच में आ जाए तो रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं। ठीक, तो हमारा यहां पे पूछ रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ कॉपर, टिन, लेड एंड मर्क्यूरी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है, यहां मैंने मेंशन नहीं किया इन तीनों को, तो यहां पे हमारा सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा टिन। ठीक है, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा हमारा, लेड। फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा हमारा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की एक खासियत यह है कि सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड, लेकिन मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और उससे भी लीस्ट रिएक्टिव कौन है हमारा, कॉपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इनको हम अरेंज करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिन। टिन से कम कौन सा है हमारा, लेड। लेड से कम कौन सा है हमारा, कॉपर। और कॉपर से भी कम कौन है हमारा, मर्क्यूरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, राइट। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे टिन होगा, फिर लेड होगा, फिर कॉपर और लास्ट में हमारा क्या है, मर्क्यूरी। ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है कॉपर, किससे, मर्क्यूरी से, तो ये ज्यादा हमारा रिएक्टिव है, मर्क्यूरी उससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहले कॉपर फिर मर्क्यूरी, और उसके पहले हमने टिन और लेड को एडजस्ट कर दिया है।
ठीक। हाँ, लेड में एक खासियत ये होती है कि बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो लेड है ये एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव, सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 3 है, द मेटल दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर। ऐसे कौन से मेटल हैं ऑप्शन में जो दिए गए हैं, जब वो वाटर से ट्रीट किए जाएंगे तो फ्लोट करने लगेंगे। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली बात इसमें ये होती है कि जो मेटल है जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस के जो छोटे छोटे टाइनी बबल्स होते हैं जाकर के मेटल से अटैच हो जाते हैं और कर देते हैं उसकी डेंसिटी कम। वाटर से जब कम डेंसिटी है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगता है। ठीक है, अब वो मेटल है कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे Mg एंड Na, मैग्नीशियम एंड सोडियम, सोडियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं ये दोनों, ये ऐसे मेटल हैं जब रिएक्ट करते हैं वाटर से तो ये फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज मोर रिएक्टिव अमंग देम। इनमें से कौन सा है जो मोस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होगा इन चारों में से? पहला है Au गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कॉपर और चौथा है लेड। ठीक है, आइए रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, कॉपर से भी ऊपर लेड है, बाकी दोनों Ag और Au सबसे नीचे बॉटम में आ रहे हैं, मतलब लेड यहां पे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो ऑप्शन में हमारा राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी बाय। देखिए, मेटल को 3 कैटेगरी में रखा जाता है जब हम उनको प्योरीफाई करते हैं। एक है जो हाई रिएक्टिव है, एक जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, मीडियम, और एक जो है जो लीस्ट रिएक्टिव है जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो वो फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। तो यहां पर देखा जा रहा है कि कौन सा हम मेथड यूज करेंगे हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी है रोस्टिंग, ऑप्शन सी है कैल्सिनेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारा ए, इलेक्ट्रोलिसिस, और ये मोल्टन स्टेज में हम करते हैं। मतलब जो हमारा ओर होगा उसको हम मेल्ट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और तब हमारा जो मेटल है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स ड्यू टू। एल्यूमिनियम का हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसा खासियत क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? और हमारा पॉइंट नंबर 1 है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। जो एल्यूमिनियम है वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है। बी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। सी डक्टिलिटी है। डी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसमें से हम क्या यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट है हमारे यूटेंसिल्स बनाने के लिए? तो अगर यूटेंसिल्स की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो जल्दी हीट होगा और क्या कहते हैं काफी देर तक हीट रहेगा, जिससे जो हमारा फूड है इजीली कुक हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी होना तो बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की हमें यहां पे कोई डिमांड नहीं है कुकिंग यूटेंसिल्स में। ठीक है, थर्ड है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी की भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और डी है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये कि वो काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है, जल्दी वो मेल्ट नहीं होगा। ठीक, ये भी जरूरी है हमारे लिए कि हम फूड कुक कर रहे हो और फिर वो ये फूड कुक हो रहा हो और उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से वो फिर मेल्ट नहीं होगा। तो हमारा जो प्रॉपर्टी ए है और जो प्रॉपर्टी डी है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ये दोनों हमारे एक यूटेंसिल्स के लिए जरूरी है, इसीलिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहां पे हमें 2 रिएक्शन दिए गए हैं। पहला रिएक्शन है कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, वो रिएक्ट कर रहे हैं CuNO3 होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो फिर क्या करती है, HNO3 से रिएक्ट करती है और वाटर और NO2 बना देती है। ठीक है, तो यहां पे जो वाटर एंड NO2 बन रहा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है? ऑप्शन 1 है CO ऑक्सीडाइज HNO3, जो कॉपर है वो HNO3 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। दूसरा H2 get oxidized by HNO3 to form H2O, H2 यहां से जो इवॉल्व हुई वो ऑक्सीडाइज हो जाती है HNO3 की वजह से और वो फिर वाटर का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, फिर यहां पर है H2 react with O2 in air
और डी है नाइट्रेट रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म NO2 एंड वाटर। ठीक है, देखिए जो भी कोई मेटल है अगर और एसिड से रिएक्ट करता है तो हमेशा H2 मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड पे अप्लाई नहीं होता रूल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी दिया है H2 गेट ऑक्सीडाइज बाय HNO3 टू फॉर्म H2O, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो वाटर निकल रहा, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और फिर वो वाटर का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन इज द लस्टरस नॉन मेटल। यहाँ पे 4 नॉन मेटल दिए गए हैं, उनमें कौन सा लस्टरस होता है। लस्टरस प्रॉपर्टी तो होती है मेटल की, लेकिन वो कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डायमंड, ये क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। बी ब्रोमीन, ये एक नॉन मेटल है और लिक्विड होता है। सी आयोडीन, ठीक है, और डी है हमारा क्या, कार्बन। तो इसमें से जो आयोडीन है ये एक नॉन मेटल है और ये क्या होता है, लस्टरस। इसका जो सिंबल है होता है कैपिटल आई। ठीक है, और इसी की वजह से हमने इसको जो है हार्मोन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि आयोडीन किसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, किसके लिए, जो थायराइड ग्लैंड है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी होता है, तो वही आयोडीन है ये, और ये लस्टरस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ रिस्पेक्टिवली, किसके साथ वो रिएक्ट करते हैं। ए कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर, मतलब वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या रखें कि वो एक पोटेशियम से रिएक्ट कर ले, एक मैग्नीशियम से रिएक्ट कर ले। कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर, बी है वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर। सी बोथ रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। डी ए डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा जो पोटेशियम है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है ना, इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है ये कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगा। ठीक, और जो मैग्नीशियम है वो हमारा वार्म वाटर से रिएक्ट करता है, तो कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर वाला जो ऑप्शन ए है ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और जो मैग्नीशियम है वो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है तो वार्म वाटर से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद विच वाटर। ठीक, किस वाटर से रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। तो रिएक्टिविटी सीरीज पे आ जाते हैं। यहां तक तो हमने क्या देखा था कि ये तीन क्या किससे रिएक्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर से, फिर ये हमारा किससे रिएक्ट करा था, वार्म वाटर से, फिर एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन ये थोड़ा क्या है, मॉडरेट है रिएक्टिविटी में, तो ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, स्टीम एंड आइस, 4 ऑप्शन है। इनमें से कोल्ड वाटर और वार्म वाटर हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया और इनमें से कोई भी नहीं है वो मेटल्स। तो बचा कौन सा, स्टीम एंड आइस। तो आइस भी कोल्ड वाटर की तरह वो भी बहुत ठंडी ही होगी, तो उससे रिएक्ट नहीं करते। ये किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर। प्योर कॉपर फाइंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी। जब हम ओर को मोल्टन स्टेज में रखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमारे पास देखिए कि डायग्राम है, डायग्राम शो करता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें और वो एसिडिक है, और यहाँ पर 2 हमने इलेक्ट्रोड लगा रखे, एक कैथोड है और एक एनोड है, एक सेल है और एक स्विच है। ठीक है, ऑप्शन ये बोल रहा है प्योर कॉपर डिपॉजिट टू कैथोड फ्रॉम एनोड, एनोड से आकर के कैथोड पे प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कॉपर डिपॉजिट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ही डिपॉजिट होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है प्योर कॉपर डिपॉजिट्स एट एनोड, और वो एनोड पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगा। सी ऑप्शन ये कहता है। डी बोल रहा है कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से जितना कॉपर है जाकर के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर एक मेटल है, कॉपर जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज जाकर के किस पे डिपॉजिट होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज मतलब कैथोड पे आकर के होगा, तो यहां पर हमारा सब कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कोई 3 ऐसे हैं जो कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, मतलब नो रिएक्शन, बट कोई एक ऐसा है जो रिएक्शन करेगा, और वो कौन है, आइए देखते हैं। पहला MgSO4+Fe, दूसरा है ZnSO4+Fe, तीसरा है MgSO4+Pb और CuSO4+Fe फोर्थ ऑप्शन है। हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है
रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से देखते हैं क्या Mg को यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मींस मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो देखते हैं यहां पे क्या आयरन कैपेबल है मैग्नीशियम को वहां से रिमूव करने के लिए। तो देखते हैं आयरन यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू आयरन के, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है ZnSO4 प्लस Fe, क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या फिर आयरन, तो यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम है, तो ये भी रिएक्शन नहीं हो सकता। तीसरा है MgSO4 प्लस Pb, तो हमारा यहाँ पर देखिए Mg यहाँ है, Pb यहाँ है, तो ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव है कंपेयर टू Pb, तो हम यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देखेंगे। लास्ट है CuSO4 और यहाँ पे है Fe, मतलब आयरन और यहाँ पे कॉपर, मतलब आयरन मोस्ट रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर के, और ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। ऑप्शन 4 हमारा डी हमारा राइट है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल। नॉन मेटल के लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, इनमें कौन से करेक्ट हैं हमें ये बताना है। ए, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। बी देखेंगे, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सी है मोस्ट ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और डी है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहां पे दिया ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं, बी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, और ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिल्कुल बात सही है, ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है भले ये नॉन मेटल है, ठीक। आगे है सी, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। एल्युमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, बाकी सभी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, कैसे, बेसिक नेचर के। तो डी ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नॉन मेटल प्लस H2O, मतलब एक नॉन मेटल लेंगे और वाटर लेंगे, कौन सा क्या यहां पे प्रोड्यूस होगा। ए, CO2, बी H2, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और डी ऑप्शन है नो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो ऑप्शन जो हमारा डी है यही एकदम राइट आंसर है, क्यों, क्योंकि कोई नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल इज। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। तो ए है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बी है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और डी है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स जो है जो बॉन्ड रखते हैं उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और आयनिक बॉन्ड की वजह से ही उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का है 17। तो सोडियम का 11 है, तो देखिए कैसे K11 में हम डिवाइड करते हैं, KLM शेल्स है, तो K में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आएगा कितना 8 आ जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 1। क्लोरीन का करते हैं, क्लोरीन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो बन गया हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कैसे। तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और हमारे क्लोरीन के पास कितना है 7। तो जब दोनों का फ्यूजन होगा तो देखिए कैसे होता है। सोडियम ने अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, प्लस क्लोरीन ने अपने पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, अब सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं, एरो लगाते हैं इसमें, इधर ही देखिए। तो क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसके ऊपर क्या लगेगा, एक प्लस चार्ज लगेगा, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसके ऊपर क्या लगेगा माइनस। तो हमारा क्या हो गया ये NaCl, और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, आयनिक बॉन्ड है।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ। एक्वारेजिया जो है नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट HCl दोनों का फ्यूजन होता है और उनका रेशियो पूछ रहा है कि कैसे रखते हैं उन्हें। तो ऑप्शन 1 है 1:3, ऑप्शन बी है 2:3, सी है 3:1 और डी है 3:2। तो एक्वारेजिया का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है 1:3, जहां पे 1 पार्ट होगा अगर हमारा कंसंट्रेट HNO3 और 3 पार्ट वहां पे हमको रखना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। Which property of metal is used for making bells and string of musical instrument like सितार and violin? सितार और वायलिन जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए हम मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? ऑप्शन ए है सोनरसनेस, बी है मैलेबिलिटी, सी डक्टिलिटी और डी है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तो जरूरी नहीं है, तो ये यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। डक्टिलिटी क्या है? वायर में कन्वर्जन, और बी है मैलिएबिलिटी जो हम थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, सोनरस मतलब साउंड। ठीक है, तो हमें अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या चाहिए, तो हमें साउंड चाहिए। अच्छा, तो सोनरसनेस जो है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट, मतलब कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में है उनमें हम मेटल की सोनरसनेस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जैसे कि सितार और वायलिन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। इनमें 4 पहले हमें कंपाउंड दिए गए हैं, KCl, HCl, CCl4 एंड NaCl। यहां पे 4 कंपाउंड्स दिए गए, इनमें से कौन से आयनिक नहीं है ये बताना है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए? एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। आइए देखते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 पे हमारा जो K है ये हमारा क्या है? मेटल, और ये जो Cl है हमारा क्या है? नॉन मेटल। HCl में ये नॉन मेटल H हो जाता है हमारा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। यहां पर हमारा कार्बन है नॉन मेटल, और हमारा क्लोरीन नॉन मेटल। सोडियम हमारा मेटल हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा नॉन मेटल। ठीक है, तो जो मेटल और नॉन मेटल का फ्यूजन है वही हमारा क्या होगा? यानी कंपाउंड। तो हमारा हो जाता है ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए। तो ए और डी हमारा क्या है? आयनिक कंपाउंड। तो बचा क्या? ऑप्शन बी बच रहा है और ऑप्शन सी बच रहा है। ये दोनों हमारे क्या है? नॉन आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो बी एंड सी, बी एंड सी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा क्या है? आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, चलते हैं। ये हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, ये दोनों हमारे आयनिक कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है एग्जांपल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ज्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है इनमें? तो पहला Na2O, K2O, Al2O3, MgO। तो मैंने आपको बताया था जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z। X और Y रिएक्ट करते हैं और Z कंपाउंड बनाते हैं। X loses electron and Y gain electron. Which of following property is not shown by Z? इनमें कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि Z नहीं दिखाएगा? तो देखिए जो X है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। मतलब X जो है हमारा वो एक क्या है? X हमारा इस क्वेश्चन में X जो है मेटल हो जाएगा। ठीक, और Y क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। तो Z क्या होगा? आयनिक कंपाउंड। अब हमें मतलब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखनी है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, चलिए ऑप्शन देखते हैं। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद है सी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, और डी अकर्स एज सॉलिड। ठीक, सॉलिड में होता है ये भी ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, और मोल्टेन स्टेट में भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाता है राइट। ठीक है, तो हैज लो मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? ये रॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, हमने आज 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।